एक सेकेंड ना, 1 मिनट बस खोल लूँ मैं। 1 मिनट। हाँ, चलो। ऑलरेडी। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। संसद में शुक्रवार को हंगामा जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की नारेबाजी के बीच सदन बार बार स्थगित किया गया, लेकिन आज लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को उनके पद से हटाने के लिए नोटिस दिया है। ये पहली बार है कि जब किसी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हटाने का ऐसा नोटिस संसद में दिया गया है। लोकसभा में 130 सांसदों और राज्यसभा में 63 सांसदों ने कुल 193 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ ये नोटिस दिया है। ये सांसद इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों के से हैं। साथ ही अब गठबंधन में शामिल न होने वाली आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों ने भी इस पर हस्ताक्षर किया है। नोटिस शुक्रवार को दोनों सदनों में जमा किया गया। नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 7 आरोप लगाए गए हैं। कौन कौन से हैं वो आरोप, मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। पहला यह है कि पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, चुनावी धांधली की जांच में जानबूझकर बाधा डालना, बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वंचित करना यानी कि मैस डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जिसको कहते हैं। विपक्ष का आरोप है कि सीईसी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मदद की है और खासकर विशेष गहन संशोधन यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से, जिसे वे केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला बताते हैं। अब ये नोटिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है, समान आधारों और समान तरीके से। हालांकि सरकारी नियमों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद पर नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में उन्हें बदला नहीं जा सकता। अब प्रक्रिया के अनुसार यदि दोनों सदनों में एक ही दिन नोटिस दिए जाते हैं तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कोई समिति तब तक नहीं बनाई जाएगी जब तक दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार न हो जाए। स्वीकृति के बाद लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन द्वारा संयुक्त रूप से जांच समिति गठित की जाएगी और प्रस्ताव को पास होने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये जो जरूरतें हैं, इनको देखते हुए क्या ये एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक मूव है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, और इसका क्या संदेश जाएगा? अभी हाल में हमने देखा था कि स्पीकर के खिलाफ भी इस तरीके का महाभियोग प्रस्ताव आया, लेकिन वो खारिज हो गया। और क्योंकि नंबर्स नहीं है तो सब एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये भी शायद खारिज हो जाएगा। लेकिन अंत में इससे हासिल क्या होगा? क्या ज्ञानेश कुमार के काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आएगा? आखिर इसका गोल क्या होगा अंत में? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ में लॉयर भी हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट। आपका स्वागत है। और मैं सर्वेश से शुरू करती हूँ कि सर्वेश, ये जो इम्पीचमेंट मोशन की नोटिस आज सबमिट हुई है, अब नोटिस में ये कहा जा रहा है कि पहले तो इस नोटिस की स्क्रूटनी होगी, उसमें मीन में एक निकाला जाएगा, इसमें कमियां निकाली जाएंगी, हो सकता है कि इसको सेक्रेटेरिएट के लेवल पर खारिज कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि सेक्रेटेरिएट के लेवल पर ही खारिज हो जाएगा, या फिर ये सांसदों को हो सकता है उसको ठीक ठाक करके दुरुस्त करने का एक मौका मिले और बाद में इसको एडमिट करें? क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा इसको एडमिट करेगा, उस पर भी सवाल है। जी सर्वेश। देखिए, अगर ये सेक्रेटेरिएट के लेवल पे खारिज हो जाएगा तो अच्छी बात है। चोर की दाढ़ी में ईवीएम दिख जाएगा तिनके की जगह, तो वो भी करने कोई बात नहीं। हालांकि ये इससे बहुत अच्छा, अनप्रेसिडेंटेड है लेकिन बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि देश को पता चलेगा। और ज्ञानेश कुमार जी अब पहले सीईसी हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन पे ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलेगा। तो इतिहास में उनका नाम वैसे भी दर्ज हो चुका था, क्योंकि ऐसी बेईमानी किसी ने पहले की नहीं है। तो अब और तरीके से हो गया। और जो नंबर्स हैं इतने तो हैं कि एडमिट हो जाना चाहिए, ये आदर्श रूप में एडमिट होना चाहिए। और उसके बाद कमेटी भी बननी चाहिए। कमेटी बनने, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने में कि जो कमेटी बनेगी, क्योंकि कमेटी जो बनेगी वो या तो सीजेआई या फिर एक सुप्रीम कोर्ट जज और वन ऑफ द हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और एक ज्यूरिस्ट, जो प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे वो होंगे। उसके बाद इनको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ये क्या बोलते हैं इस पे अपने बचाव में, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्शन बॉन्ड स्टेट्स में इलेक्टोरल रोल रिवीजन या फिर जेन्युइन वोट का डिलीशन, ये सब बहुत बड़े जो है एलिगेशंस हैं।
अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लग रहे हैं तो ये ऐसे ही नहीं लग रहे होंगे। और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार हर जगह इनकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगा है। आपने ये भी देखा होगा कि एक डीएम हमारे देश में ऐसी भी एक जिले में थी जहां एक लड़के ने अपनी जान गंवा दी अपने पिता के सामने, और हम उसको बचा नहीं पाए, लेकिन वो डीएम टस से मस नहीं, क्योंकि वो इनकी पुत्री थी। तो बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। लोगों को इससे अब आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जो लोग देख रहे हैं कि ये वहां भी होगा, और इस प्रोसेस, केवल इस प्रोसेस से ये प्रतीकात्मक संदेश जनता तक पहुंचा है कि अभी तक ये कहते थे ना कि आप क्यों, जब इनसे पूछे एसआईआर में दिक्कत है तो कहते थे कोर्ट में जाओ, हालांकि उनको पता भी नहीं होता भाजपा प्रवक्ताओं को कोर्ट में था ये मामला है अभी भी। और अब ये कहते थे कि अच्छा अगर है तो कंप्लेन करो ज्ञानेश कुमार के ऊपर अगर आपको लगता है। तो अब ये फॉर्मल कंप्लेन है देश के सबसे बड़े पटल पे, सदन के दोनों, उसमें क्या कहते हैं, दोनों हाउसेज में आप अगर देखें तो अब इससे बड़ा कंप्लेन नहीं हो सकती, ये इतिहास में कभी हुआ नहीं है। इससे पहले बहुत स्ट्रिक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं जिन्होंने दोनों धड़ों को बहुत सीधे कसौटी पे, चाहे आप लिंग दो की बात कर लें या फिर आप इससे पहले बहुत बहुत बड़े बड़े लोग रहे जो जो बहुत बड़े चेंजेस लाने, व्यापक चेंजेस लाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वहां पे भी आपको कभी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि इस तरह का कुछ हुआ हो जहां पे एक सुर में सब लोग कह रहे हो। जो अलायंस के एक पार्टी ऐसी भी थी जो अभी इंडिया ब्लॉक की नहीं है, उसके भी सांसदों ने वहां साथ दिया। और इस पे सब एक, देखिए भाजपा में भी कुछ लोग इस पे आवाज धीरे धीरे उठाने लगे हैं कि इनकी कार्यप्रणाली बहुत सही नहीं है। अब वो बोल ना पाए क्योंकि उनकी बहुत सारी, आप देखा होगा अपने यूजीसी पे बहुत कम लोग बोल पाए, लेकिन अगर वो बिना ऑफ द रिकॉर्ड आप उनसे पूछेंगे तो वो सच बता रहे थे कि उनको पसंद नहीं आया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे बोला जा रहा है, क्राइसिस आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी कहाँ है हमारे। तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पपेट बनना ये हमेशा डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब है। और ये बहुत अच्छा अपोजिशन एक साथ आके अच्छा कदम उठाया है। जनता, हमारा काम यही है कि हम जनता की आवाज बने और जनता तक बात पहुंचाएं। उसके बाद नंबर गेम जो भी होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स विपक्ष को भी पता है कि क्या होना है इसमें। और सरकार का भी अब इसमें आपको फिर से दिख जाएगा कि यहाँ पे सेक्रेटरीट लेवल पर अगर खारिज होता है तो ये भी, ये और हमारे प्रतीकात्मक संदेश को और मजबूत कर देगा। तो अब इनके पाले में गेंद है, देखते हैं इस पे स्क्रूटनी कैसे करते हैं और उसका क्या फैसला आता है। बट विपक्ष को जो करना था वो कर दिया और बहुत मुखर तरीके से किया है। ये बहुत बहुत अच्छी चीज है और ये जनता जनता की आवाज है। सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, आप इस इम्पीचमेंट मोशन के नोटिस को कैसे देखते हैं? आज तो पहली प्रक्रिया है कि आज ये नोटिस सबमिट किया गया है दोनों सदनों में। जो प्रक्रिया है पूरी वो यही कहती है कि इस नोटिस की स्क्रूटिनी होगी, इसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, उसमें कोई अगर इन्फॉर्मिटीज हो या कोई त्रुटि हो या कमी हो उसको वो निकाला जाएगा। अब सांसदों को मौका दिया जाएगा उन त्रुटियों को ठीक करने का, वो एक अलग विषय है। हो सकता है कि सेक्रेटेरिएट के लेवल पर खारिज हो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए सेक्रेटेरिएट के लेवल पर खारिज नहीं होता तो क्या राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के अध्यक्ष, जिनके ऊपर अभी खुद इंपीचमेंट मोशन हुआ था, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या एडमिट करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। देखिए, इसका नतीजा क्या होगा ये तो बाद में, लेकिन प्रक्रिया का दर्द बीजेपी को बहुत होगा। अगर बीजेपी बिना केस के केजरीवाल को 6 महीने तक जेल में सड़ा सकती है प्रोसेस इस पनिशमेंट के तहत, तो केजरीवाल के एमपी भी बीजेपी को 6 हफ्ते तक गर्म तवे पर नचवा सकते हैं। यही तो बात है। आप अगर प्रोसेस इस पनिशमेंट कर रहे हो तो आपके 10 एमपी जो केजरीवाल के हैं वो आपको नचाएंगे गर्म तवे के ऊपर 6 हफ्ते तक, क्योंकि प्रोसेस इस पनिशमेंट ये भाजपा ने शुरू किया है। सीधी सी बात होती है नीलू जी कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग क्रिकेट अंपायर जैसा होता है, उसको निष्पक्ष होना भी पड़ता है और निष्पक्ष दिखना भी पड़ता है। इसीलिए क्रिकेट में जब भारत खेलता है ना तो अंपायर भारत का नहीं होता, ऊपर से अंपायर के निर्णय को डीआरएस का चैलेंज करने का भी एक नियम होता है। ऐसे में भारत के केचुआ की नियुक्ति कौन कर रही है? नियुक्ति तो सीधे सीधे सरकार कर रही है। न्यायपालिका तक को आपने बाहर कर दिया। ऊपर से ये जो अभी के केचुआ हैं, इन्होंने जो ये करवाया, एसआईआर करवाया, उसका नतीजा क्या निकला? इस पूरे एसआईआर में डाटा बता रहा है कि भारत के गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, शरीफ जनता का वोट कट रहा है। भारत का एक गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और शरीफ जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारत की ग्रामीण महिलाएं। और भारत में पहले से लिंग भेद में महिलाएं पीछे हैं। 1000 पुरुष पे महिलाएं कहीं पर भी 1000 नहीं है, कहीं पर 950 हैं, कहीं पे 825 हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा की तुलना में जितने राज्यों में इन्होंने एसआईआर अभी तक किया है, वहां पर सब जगह तो महिलाओं की लिंग अनुपात घट रहा है। उत्तर प्रदेश में 53 महिलाएं घट गई, बिहार में 15 महिलाएं घट गई,
छत्तीसगढ़ में 14 घट गई, केरल में 11 घट गई, मध्य प्रदेश में 11 घट गई, बंगाल में 16 घट गई। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा बीजेपी को 2024 के चुनाव में एक चीज समझ में आ गई। 2019 में जो उनको 305 सीटें मिली थी और जो 2024 में 240 पर आके गिरी, वो जो 65 सीटें उनको घाटा हुआ था, उस 65 में 75 सीटों का घाटा बीजेपी को केवल और केवल ग्रामीण प्रदेशों में हुआ था। 10 सीट उनको शहरी प्रदेश में बढ़ गया था। 10 सीट शहरी प्रदेश में बढ़ा, 75 सीट बीजेपी का ग्रामीण प्रदेश में गिर गया था, इसीलिए वो 240 पर आ गए थे। तो भाजपा को समझ में आ गया कि इस देश के अमीर, शहरी, बुद्धिजीवी और धूर्त लोग तो भाजपा को वोट करते हैं, लेकिन गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और शरीफ लोग भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं। तो इन्होंने जो पूरा एसआईआर किया है, ये पूरे एसआईआर में मार कौन खा रहा है? गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और जो शरीफ आदमी है वो मार खा रहा है। मान लीजिए एसआईआर हमारे और आपके, आप दिल्ली में रहते हैं, सर्वेश जी हो सकता है लखनऊ में रहते हैं, मैं हो सकता हूँ पटना में रहता हूँ, मेरा वोट काट के दिखा दे तो मैं तो इंटरनेट पर ही जाके अपना वोट बचा लेता हूँ, क्योंकि मैं समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरा वोट तो नहीं कटेगा। लेकिन जो गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, शरीफ जनता है, उसका बेचारा, उसको सुबह से शाम तक रोटी खाने की फुर्सत नहीं है। जिस समय इन्होंने बिहार में एसआईआर किया था, उस समय बिहार में बाढ़ आई हुई थी। जब बिहार में बाढ़ आती है तो लोग अपना मवेशी बचाने के लिए, मवेशी बचाना मुश्किल हो जाता है, उस समय आप कहते हैं कागज दिखाओ। इन्होंने शुरू किया था ये कह के कि हम बांग्लादेशी घुसपैठिया निकालेंगे, ढंग से 1 दर्जन बांग्लादेशी घुसपैठिया को वापस भेजा नहीं है, उल्टा एक शेख हसीना को लाके अपने यहाँ घुसपैठिया रख दिया है। अब उल्टा यहाँ से डीजल उनको दे रहे हैं 5 लाख किलो लीटर। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे में अगर अंपायर निष्पक्ष नहीं है और निष्पक्ष नहीं दिख रहा है, दोनों चीजें नहीं हो रही है, तो स्वाभाविक है कि जो टीम है वो डीआरएस भी मांगेगी और ये भी कहेगी कि अगले ऐसा ही करेगा ना तो अगले बार ये टीमें कहेंगी कि इस अंपायर के अंडर हम मैच नहीं खेलेंगे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत में विपक्ष कहे कि जब तक ये केचुआ है तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, करते रहो। मतलब प्रोसेस को, अगर बीजेपी ने क्या किया हमें सबको पता है, पिछले 10 साल में जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर केस, मुकदमा, फौजदारी, झूठ सच करके एक ऐसे प्रोसेस में लोगों को फंसा दिया कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट कर दिया। अब वही विपक्ष अब कह रहा है कि उसी थ्योरी के तहत हम आपको एक प्रोसेस में डालेंगे जो आपके लिए पनिशमेंट हो जाएगा। नतीजा कुछ भी हो, नतीजा बीजेपी को नहीं मालूम था क्या कि जब केजरीवाल के खिलाफ उनको केस नहीं है तो 6 महीना जेल में क्यों डाला? उनको भी पता था कि एक ना एक दिन ये केस गिर जाएगा, तब तक तो प्रोसेस में पनिशमेंट हो जाए। तो अगर आप जिस नियम से गेम खेलना शुरू करेंगे, उसी नियम से सामने वाला भी तो खेलेगा। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में भारत के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के चुनाव आयुक्त के ऊपर निष्पक्षता पर सवाल है। एक साधारण सा क्रिकेट मैच होता है तो लोग अपने निष्पक्ष अंपायर खोज लेता है, आप इतने बड़े देश का चुनाव कर रहे हैं, एक निष्पक्ष अंपायर आप रख नहीं सकते। इसका मतलब ही है कि चोर की दाढ़ी में, जिस तरह से सर्वेश जी ने कहा, चोर की दाढ़ी में ईवीएम निकलेगा, तो ये अच्छा है, ये प्रोसेस होगा तो प्याज की कुछ परतें भाजपा की और खुलेंगी और मेरे ख्याल से ये होना ठीक भी है। नहीं, लेकिन एक चीज और भी है, एक सेक्शन सर्वेश ये भी मानता है, मैं आपके पास आती हूँ, कि कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये प्रतीकात्मक कदम है, ये ऑपोजिशन को पता है, नंबर्स नहीं है ऑपोजिशन के पास इस पूरे मोशन को जीतने के लिए, ये तो बात सबको पता है कि 2/3 बहुमत चाहिए, क्या 2/3 होंगे? अभी तो साइनिंग में ही लगभग 193 के करीब बस नंबर्स हैं, तो जीतेंगे इस इम्पीचमेंट मोशन को और वो खारिज हो जाएंगे, इम्पीच हो जाएंगे, तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन क्या इससे भला नहीं होता, इम्पीचमेंट मोशन से क्या बेहतर कदम ये नहीं होता कि भाई सड़क पर विपक्ष उतर जाए, आप चुनावी मशीनों के खिलाफ लड़ लीजिए, आप बैलेट पेपर्स के लिए लड़ लीजिए। मुझे याद है 26 नवंबर को पिछले साल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि भाई हम ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लेकर आएंगे, उसको लेकर एक बड़ी मुहिम क्यों नहीं छेड़ी जाती है? एक सवाल ये भी आता है कि भाई जब चुनाव ही गलत तरीके से जीता जा रहा है तो ज्ञानेश कुमार हो या फिर ज्ञानेश कुमार के अलावा कोई दूसरा आ जाए, अगर प्रक्रिया ही यही है तो फिर फर्क क्या होगा? एक ये तर्क आता है हमेशा और ये सवाल ऑपोजिशन से पूछे जाएंगे। जी देखिए, बात यह है कि हम भाजपा तो है नहीं, हमें संविधान पहले, तो हम सबसे पहले कहीं पे भी आप जब भी कंफ्यूजन में हो तो आपको संविधान की तरफ रास्ता देखना चाहिए। संविधान हमें यह अधिकार देता है और मुझे लगता है कि अगर हम अपने देश की तरफ देखें, हम थोड़ा सा पीछे जाए तो इतना हो जाने पे नैतिकता के आधार पे या तो इनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए,
अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो, जिसका मुझे पूरा संदेह कि ऐसा होगा नहीं तो और तरीके हैं। सरकार को कुछ तो अब इस पे कदम उठाना चाहिए, नहीं तो हम सड़कों पे भी आके, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कह चुके हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले नहीं कह चुके हैं। हर पार्टी का नेता, विपक्ष में जितनी पार्टी के नेता हैं, वो अलग अलग तरीके से ये विरोध प्रदर्शन अपना कर चुके हैं। उसके बाद हम सदन में आए हैं। इससे बड़ा और कोई तरीका, 193 सांसद, आप अगर वैसे देखें तो नंबर्स वो 193 सांसद है, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखें, इनके जो सांसद हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी बड़ी होगी उतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये उतने लोगों को आप अगर देखेंगे तो वो बड़ी भीड़ होगी जनता की। अगर केवल 193 की बात करें हम, तो इतने लोगों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके विरोध में खड़े हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आपने विश्वास तो अपना खो ही दिया है। आप यहाँ क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी का प्रावधान है, और हम जिनकी बात कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस या हाई कोर्ट जजेस की तरह इनका इंपीचमेंट लिख दिया गया है, तो ये होना है, ये प्रोसेस से गुजरना है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन सही मायनों में 193 सांसद अगर आपके खिलाफ खड़े हैं तो ये बहुत छोटी बात नहीं होती है। आप एक ब्यूरोक्रेट हैं आप, और उसके बाद आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए। आपकी तटस्थता बहुत ही लाजमी थी कि आप तटस्थ होते। ये बहुत शर्मनाक है कि आपके ऊपर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप किसकी तरफ हैं और वो सत्ता में है। केवल ये एरोगेंस जो है वो और खराब कर रहा है हमारे देश के ढांचे को। तो ये प्रक्रिया जो चल रही है, ये जनता को बताएगी। और देखिए, बात ये है कि हम भी, कोई सांसद हो, विधायक हो, विपक्ष में खड़ा नेता हो, यहाँ जो भी राजनीति में है, उनको, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उसी तरह से कर सकते हैं, एक दायरे में रह के उसको किया जा सकता है। और ये सबसे अच्छा तरीका था, क्योंकि इसको पूरा देश देखता है, सदन में जो भी होता है उसको देखा जाता है। और ये पहली बार ये हुआ है, ये खुद ही बता रहा है कि बहुत अलार्मिंग कंडीशन है इस देश में। ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ऐसे इल्जाम लग रहे थे अब तक, और अब इतना बड़ा कदम लेने पे विपक्ष को आना पड़ा, तो इसका मतलब है कि बहुत बहुत सही नहीं चल रहा है। हम कितने और तरीके देखेंगे जहां पे दिखेगा कि अलार्मिंग है कंडीशन। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक ऐसी सरकार बैठी है जो अब मैं चैनल पे बैठता हूँ, भाजपा प्रवक्ता कहते हैं कहाँ है एलपीजी क्राइसिस, कोई क्राइसिस नहीं है। फिर पता चलता है उन्हीं के घर का कोई 3 घंटे लाइन में लग के आया है। जब इस लेवल का झूठ बोलने पे आप तैयार हो, तब आपका क्या ही किया जा सकता है कि पिता पता चला 3 घंटे लाइन में लगा है, भाजपा नेता कह रहा नहीं कोई क्राइसिस ही नहीं है। तो इस लेवल का अगर माइंड वॉश कर दिया गया हो, या स्पाइन आपने जाके संघ के कार्यालय में आपने स्पाइन गिरवी रखा हो लॉकर रूम में, तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना, फिर आपका क्या किया जा सकता है। तो ये जो भी तरीका विपक्ष अपना सकती थी, हर तरीके से किया जा चुका है। ये तरीका बचा हुआ था, ये भी कर लिया हमने, वो भी दिख जाएगा आपको कि उसका क्या होना है। लेकिन जनता तक संदेश पहुंचाना जरूरी था। हमारा हर काम जो होता है सदन में, वो जनता के लिए होता है। ठीक है। मैं सिद्धार्थ के पास आ रही हूँ कि सिद्धार्थ, आपको क्या लग रहा है कि अंत में जो इस इम्पीचमेंट मोशन का आउटकम है, क्या होगा, और क्या संदेश, जो अभी सर्वेश कह रहे थे कि कम से कम जनता में इस बात का संदेश जाएगा, तो जनता तो ऑलरेडी काफी कुछ इस चीज से कन्विंस हो गई है कि भाई वोट हम डालते कहीं है, जाता कहीं और है। जनता को ये भी विश्वास है, जिस तरीके का आउटक्राई हमने एसआईआर के लिए देखा, और देखिए पश्चिम बंगाल में भी अब जहां चुनाव है, तमिलनाडु में, हर जगह इस चीज को लेकर एक आउटक्राई दिख रहा है। तो अंत में इस इम्पीचमेंट मोशन हारे या जीते उसकी बात नहीं है, लेकिन अंत में ये इम्पीचमेंट मोशन जो एक पार्लियामेंट्री टूल है, उसका आउटकम आप क्या देखते हैं? इसका क्या चीज ये कन्वे करेगा लोगों को? हाँ, किसी भी चुनाव का जो आउटकम है, नतीजा है, कभी कभी बहुत आश्चर्यजनक होता है। 3 चीजों का आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। शुक्रवार को जो फिल्म लगी है वो हिट होगी या फ्लॉप होगी। आज जो क्रिकेट मैच है उसमें कौन जीतेगा, और चुनाव में जब वोटिंग हो जाती है तो वोट के बाद कौन जीतेगा। तो ये एक तरह की वोटिंग होने वाली है। 1 साल पहले पूरी भाजपा और भाजपा का इकोसिस्टम कह रहा था कि भाजपा को 400 पार आएगा, आ गया 240। किसी को अपेक्षा नहीं थी। तो इसीलिए कोई भी चीज अगर आप चुनाव में धकेल रहे हैं, ओपन वोटिंग की बात है, तो जब तक ये पूरा का पूरा प्रक्रिया खत्म नहीं होती और वोटिंग नहीं होता, मैं इसको नहीं कहूंगा कि ये नहीं होने वाला है। बहुत संभव है कि बहुत आश्चर्यजनक चीजें निकल के आए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को, फेडरल देश को जान लेना चाहिए कि एक छोटी सी कहावत है हमारे यहाँ, भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। भाजपा जब कहती है कि 12 साल की सत्ता के बाद भी इस देश के 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन लेने जितना गरीब हैं, मतलब भाजपा ने इतने लोगों को जानबूझकर अपने बच्चे को दूध नहीं दिया और उसको ठिगना रखा। तो मुझे ये बताइए, अब उन लोगों से रोज वो सड़क पर उतरने की अपेक्षा हम करें, मेरे ख्याल से वो गलत है।
दूसरी तरफ जो अमीर शहरी बुद्धिजीवी धूर्त वर्ग है वो पहले से भाजपा का वोटर है। कहने का मतलब यह है कि सड़क पर शहरी लोग नहीं आएंगे, ग्रामीण लोग ही आ सकते हैं, पर ग्रामीण लोगों को इन्होंने भूखा रखा है। इसीलिए विपक्ष को कुछ नायाब तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो नायाब तरीका ये अपना रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि लोगों को आप सड़क पे क्यों नहीं ले आते हैं, भाजपा ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को इतना गरीब रखा है कि वो अपना खाना पहले खाएंगे, आपके साथ सड़क पे उतरेंगे। तो भाजपा ने, क्योंकि ये, और भाजपा ने बहुत समझदारी से, आप देखिए आजकल जो जिस तरह से भाजपा का इकोसिस्टम के लोग यूजीसी के नाम पर भाजपा के ऊपर, भाजपा के कोर वोटर चढ़े हुए हैं, वो सारे शहरी हैं। मतलब भाजपा ने इस देश में एक अलग तरह का एक खाई उत्पन्न की है। एक तरफ है इस देश का शहरी बुद्धिजीवी अमीर और धूर्त वर्ग, दूसरे तरफ इस देश का गरीब ग्रामीण श्रमजीवी और शरीफ वर्ग। तो गरीब ग्रामीण श्रमजीवी और शरीफ वर्ग जो है उसको और कमजोर करते चले जाओ, अमीर शहरी बुद्धिजीवी और जो धूर्त है उसको मजबूत करते चले जाओ, तो आपकी अगर कभी भी लड़ाई न्याय के लिए होगी और गरीब ग्रामीण श्रमजीवी और सज्जन के पक्ष में होगी, तो ये लड़ाई आपको लड़नी है। वो लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन लोगों को इसलिए इन्होंने जबरदस्ती ठिगना बना के रखा है। तो जो आदमी को पहले से आपने ठिगना बना दिया, उसको आप कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ तुम बॉक्सिंग का मैच में उतरो, तो मुश्किल होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष इस चीज को अपनी लड़ाई बन के करके ले रहा है। हालांकि मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई जनता को लड़नी चाहिए, लेकिन जनता को इन्होंने इतना भूखा रख दिया है कि जनता बेचारी अपने 2 समय की रोटी में परेशान रहती है, वो आपके लिए सड़क पर नहीं उतर सकती। तो सड़क पे उतरने के साथ साथ अच्छी बात है, मेरे ख्याल से विपक्ष हर बार सड़क पर भी इस विषय को लेके उतरा है, जितना उसको उतरना था, उतरने की क्षमता है उतना उतरा है। लेकिन कुछ नायाब तरीकों से भाजपा को प्रोसेस इज पनिशमेंट, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कुछ भी होगा तो कम से कम 2, 4, 6 हफ्ते का ये खेल चलेगा, लंबा चलेगा। उतने दिनों तक ज्ञानेश कुमार जी की भाजपा की नींद खराब रहेगी, क्योंकि रोज उनको कोई ना कोई एक कानूनी अड़चन को क्रॉस करना पड़ेगा। वो आपने गरम तवा आपने बिछा दिया है और गरम तवे के ऊपर बोल रहे हैं कि चल के दिखाओ। चल जाए अलग बात है, लेकिन पैर झुलसेगा जरूर। तो चल जाना चलेगा, लेकिन जब चल के खत्म होगा ना, उसके बाद उसके पैर में काफी फफोले पड़े रहेंगे। और मेरे ख्याल से यही करना चाहिए, क्योंकि भाजपा भी अपने विपक्ष के साथ वो यही करती है। उसको सब कुछ पता रहता है, किसी के ऊपर कुछ नहीं है, फिर भी क्या मनीष सिसोदिया को 2 साल जेल में डाल देती है कि चलो प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो मुझे बताइए, आप मनीष सिसोदिया को 2 साल जेल में डालेंगे तो उनके 10 एमपी छोड़ देंगे आपको, वो आपको भी 2 महीने के लिए खींच लेंगे गरम तवे के ऊपर। इतना ही तो हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन सर्वेश, एक चीज और भी है, और थोड़ा सा लीगल पॉइंट से मैं समझना चाह रही हूँ इस चीज को, कि अब इम्पीचमेंट मोशन ये क्या सरकार अब इसको कैसे ट्रीट करेगी? हमने स्पीकर का इम्पीचमेंट मोशन देखा, कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं हुआ, उल्टा विपक्ष को ही तोहमत लगा दिया गया कि देखिए। और मैं बल्कि एक ट्वीट देख रही थी तेजस्वी सूर्या का, उन्होंने कहा कि देखिए पहले तो हाईकोर्ट जजेस के खिलाफ आया, फिर राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, हाईकोर्ट जजेस के खिलाफ लेकर आए, और अब ये सीईसी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। यानी कि किसी इंस्टीट्यूशन में इनको विश्वास नहीं है। अगर विपक्ष की बात नहीं मानी जाती तो फिर इस तरीके का हथकंडा विपक्ष अपनाने लगता है। क्या कहेंगे इस पर अंत में, और उसके बाद कार्यक्रम खत्म करूंगी। देखिए, वो इमरजेंसी विंडो से कूदने वाले लोगों की बातों को कितना सीरियसली लिया जाए। बात ये है कि समस्या ये है कि आप इसको कितनी भी लाइटली ले ले, सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें होगा एक डिस्कशन, और वो डिस्कशन का ऑप्शन खुल गया अब, जो ये जनरली भाग रहे थे। अब इनको डिस्कशन पे तो आना ही होगा। कमेटी अगर बनेगी तो कमेटी के सामने इनको अपना पक्ष रखना पड़ेगा, और वैसा नहीं है कि कमेटी में भाजपाई बैठे होंगे सारे, तो वहां पे ज्यूरिस्ट होंगे, वहां पे इनको अपना पक्ष रखना पड़ेगा और डिस्कशन होगा। डिस्कशन दुनिया देखेगी। तो ये पिछले कुछ दिनों में जो हमारा विपक्ष एकजुट होके, मुझे मतलब ये पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं कह रहा हूं मैं वो मेरे अंदर का वही बच्चा कह रहा है जो बचपन में संसद में देखा करता था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मैं अगर उस तरह से देखूं तो मुझे ये बहुत अच्छा देखने में लगेगा कि विपक्ष एकजुट होके वो सारे तरीके अपना रहा है जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए किया जाना चाहिए। उसमें दूसरी बात यह है कि सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो महिलाओं से डर के कहते हैं कि संसद में बहुत खतरा है, वो दूसरी बात है। बट अपने दायरे में रह के, अगर कोई बात में, मैं भाजपाइयों को ये अपील करना चाहूंगा जो नए बडिंग भाजपाई हैं, उसमें वो भी हैं जो कूद रहे थे इमरजेंसी विंडो से, उनको सीखना चाहिए कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह के विरोध कैसे किया जाता है, अच्छा विपक्ष कैसे बना जा सकता है। आप संविधान, इन लोगों को, आधे भाजपा नेताओं को पता भी नहीं होगा कि संविधान में 324(5) में क्या है या क्या, संविधान पढ़ा ही नहीं होता है इन लोगों। तो वो गोलवलकर साहब ने शुरू में कह दिया था कि देयर इज नथिंग इंडियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें मनुस्मृति से चलाना है देश, ऑन रिकॉर्ड कहा था। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती,
अब देखना चाहिए, सीखें कि अच्छा अभी विपक्ष में आने वाले हैं, यूपी में आ जाएंगे, फिर 29 में आ जाएंगे देश में, तो तब थोड़ा सा सीखें कि विपक्ष में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, वो चूड़ियां लेके और सिलेंडर लेके जब भागे आते थे और इनके एक नेताइन थी वो चली आती थी, वैसा विपक्ष नहीं, ऐसा हेल्दी विपक्ष ऐसा होता है। तो विपक्ष, और दूसरी बात, भाजपा कुछ दिन पहले कहती थी विपक्ष प्रदर्शन ही नहीं कर रहा, ये तरीके हैं, अच्छा विपक्ष ऐसे बनते हैं, ये सीखें इनको अभी आते, क्योंकि सबसे लंबे टाइम तक विपक्ष में रहने वाली पार्टी भी यही है। भाजपा विपक्ष में रहे तो बहुत अच्छी पार्टी है, मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष ठीक ठाक रहे उसको वहीं रखा जाए, और बहुत जल्दी आने वाले तो हम सिखा रहे हैं कि ये तरीके हैं विरोध प्रदर्शन के, ये सीखो, अपना स्तर फिर मत गिराना विपक्ष में जाओ तो। बिल्कुल, एक छोटा सा कमेंट बस चलते चलते, सिद्धार्थ, आपको लग रहा है ज्ञानेश कुमार बहुत ज्यादा नर्वस होंगे इससे? अभी हाल में देखा था हमने पश्चिम बंगाल में, वो काली मंदिर गए, वहां पर चुन्नी उन्नी ओढ़कर वो भगवान के सामने मत्था टेकने के लिए भी गए थे। तो क्या ज्ञानेश कुमार को नर्वसनेस हो रही होगी, या फिर वो कॉन्फिडेंट है कि भाई ये तो सेल थ्रू हो जाएगा, इसका क्या फर्क पड़ रहा है? सरकार तो है उनको बचाने के लिए, बाकी उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, और ये इम्पीचमेंट मोशन का कोई असर तो होना नहीं है उनके ऊपर। देखिए, ज्ञानेश कुमार जी को कोई समस्या नहीं होगी। ज्ञानेश कुमार जी को पता है जो उनकी नियुक्ति जिसने की है, और वो उन्होंने अगर कोई भी काम अच्छा बुरा किया है वो किसी के कहने पे किया है, तो जिसने कहा था ना उसको समस्या होने वाली है। अब मान लीजिए किसी का खून हो गया तो बंदूक को थोड़े डर लगेगा कि मुझे फांसी दे दी जाएगी, वो पीछे बंदूक को चलाने वाला था उसको ज्यादा डर होगा कि फंसेंगे तो हम फंसेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें ज्ञानेश कुमार जी से ज्यादा पूरा का पूरा बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, मैं फिर बीजेपी सरकार नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी का इकोसिस्टम जिसमें प्रधान जी से लेके उनके पन्ना प्रमुख तक सब आते हैं, उनको इस चीज को डिफेंड करना मुश्किल होगा कि एक क्रिकेट जैसे सामान्य से खेल में जब कोई भी खिलाड़ी अंपायर के डिसीजन के खिलाफ डीआरएस मांग सकता है और उसके मांगने को कोई गलत नहीं कहता, तो इस देश जितना बड़ा अगर चुनाव हो रहा है तो उसका जो चुनाव आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति एक ही आदमी कैसे कर देता है, उसकी बात ब्रह्म वाक्य कैसे हो जाती है, वो जो कह दिया उस पर कोई सवाल कैसे नहीं उठा सकता। मतलब खेल में उठा सकते हो, खेल जैसे सामान्य से चीज में अंपायर भी आपको न्यूट्रल मिल सकता है, अंपायर के डिसीजन को आप डीआरएस भी मांग सकते हो, डीआरएस मांगने पर कोई आपको पर आपत्ति नहीं कहता कि तुम अंतर क्या कहते हैं राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हो, क्योंकि वो नियम है। वैसे में इतना बड़ा अगर चुनाव आयोग है, क्योंकि सीधे सीधे अंग्रेजी में शायद मेरे ख्याल से सर्वेश जी ज्यादा अच्छे से जानेंगे, वकालत में शायद एक नियम है कि जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन, इट शुड ऑल्सो सीम टू बी डन। मतलब न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। इन्हीं लोगों को, भाजपा को, अपने ही मुंशी प्रेमचंद का जो पंच परमेश्वर है, छोटी सी कहानी है, पढ़ लेना चाहिए कि बिगाड़ के डर से ना ईमान आप नहीं छोड़ सकते। इन्होंने बिगाड़ के डर से ईमान छोड़ दिया, जब 2024 में देखा कि इनका बिगड़ रहा है मामला तो इन्होंने ईमान छोड़ दिया। अब मेरे ख्याल से विपक्ष उनको वो जो न्याय है, वो जो मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर है, वो किताब खोल के दिखा रहा है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो प्रोसेस अपने आप में बीजेपी के लिए काफी कठिन प्रोसेस होने वाला है। ज्ञानेश कुमार के लिए जी के लिए क्या होगा पता नहीं, क्योंकि वो तो किसी के नियुक्त हैं, लेकिन उनको जिसने नियुक्त किया, क्योंकि सभी जवाब तो इनको देने पड़ेंगे। ये मोटा मोटी ऐसा होगा कि जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में एप्स्टीन फाइल आने के बाद अमेरिकी कांग्रेस में रोज किसी न किसी बड़े आदमी को बुला लेते हैं, कभी हिलरी क्लिंटन को बुला के पूछता अच्छा बताइए आपके एप्स्टीन से क्या संबंध था, कभी कहते हैं बिल क्लिंटन आप आके बताइए, कभी कहते हैं बिल गेट्स आप आके समझाइए। तो समझाने में ही तो बहुत ज्यादा फजीहत हो जाती है, मेरा कुछ नहीं था ये बोलने में ही तो आपकी फजीहत हो जाती है। तो ये फजीहत करवाने वाले हैं, और विपक्ष बहुत अच्छे से फजीहत करवाएगा। और मेरे ख्याल से जो सर्वेश जी ने कहा कि ये बीजेपी को अगले 2 साल आने वाले समय में विपक्ष में ढंग से किस तरह से बर्ताव करे, उसका एक ट्रेनिंग पीरियड है। तो अच्छी बात है, इंटर्नशिप होना चाहिए। वकालत भी करने से पहले आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है 6 महीने का, एमबीबीएस भी हो जाए तो आपको डॉक्टरी से पहले 6 महीने इंटर्नशिप करना पड़ता है। अब पूरा का पूरा भाजपा के जो ये पीढ़ी है, अभी वाली पीढ़ी है, पहले वाली पीढ़ी अलग थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लालकृष्ण आडवाणी थे, वो सत्ता में भी थे और विपक्ष में भी थे, लेकिन अभी वाली पीढ़ी तो कभी विपक्ष में रही ही नहीं है, पूरा का पूरा सत्ता में रही है। तो वो विपक्ष में आए उससे पहले उनका इंटर्नशिप हो जाना चाहिए 2 साल का, कि विपक्ष किस तरह से बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। चलिए देखेंगे इस इम्पीचमेंट मोशन का क्या होता है। ये महाभियोग जो लाया गया है प्रस्ताव, इसकी नोटिस एडमिट हुई है, इस नोटिस की स्क्रूटिनी होगी। कल सैटरडे संडे है तो पार्लियामेंट होगा नहीं। सोमवार को क्या किस लेवल पर ये आगे बढ़ेगा, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस सेशन में आएगा या इस सेशन के बियॉन्ड जा सकता है, ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।